ये कहानी है जेनिफर की, जिसके साथ बहुत अन्याय होती है, असॉल्ट होता है, उसकी रेप होती है, लेकिन इसकी बदला लेने के लिए वो लड़की जो भी करती है वो शायद किसी साइकोपैथ के भी हिला दे। डी फॉर दिमाग। लॉस एंड टॉस प्रेजेंटिंग अ स्पीड ऑन योर ग्रेव। कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर से, एक जवान राइटर जो सिटी लाइफ से थक चुकी है और एक शांत सा केबिन रेंट करने जा रही है। पर्पस सिंपल है, बुक लिखनी है, माइंड फ्रेश करना है। केबिन की चाबी उसे दे दी गई है। यहाँ के रास्ते भूल भुलैया जैसी है, तो इसीलिए साथ में एक नक्शा भी। ऐसा लगता है जैसे 2 साल के बच्चे ने बनाया है। इसे काफी देर तक फॉलो करने के बाद भी वो रास्ता भूल जाती है। फिर सामने ही एक गैस स्टेशन पे अपनी गाड़ी रोकती है। जेनिफर जॉनी से रास्ता पूछती है तो जॉनी उसे सही रास्ता बता देता है। फिर वो जेनिफर के साथ थोड़ी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे जरा भी भाव नहीं देती और सिचुएशन भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। जॉनी को बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होती है। खैर, जेनिफर सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेनिफर एक केबिन में पहुंचती है। सिंपल सा वुडन केबिन, लेक के बिल्कुल पास, पीसफुल लोकेशन। वो केबिन चेक करती है। लिविंग एरिया, किचन, बेडरूम सब सेटिस्फाइंग, परफेक्ट लोकेशन फॉर राइटिंग। रात हो जाती है। जेनिफर अपनी फ्रेंड बारबरा से बात कर रही है, तब उसे आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। चलने की आवाज आ रही है, लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। पर जब जेनिफर अपने कपड़े साफ कर रही होती है, तब बाहर से कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग से ही पता चलता है ये ठड़कियों का काम है। जेनिफर को इन सब चीजों की जरा भी अंदाजा नहीं है। अगले दिन सुबह नोटिस करती है यहाँ सही से पानी नहीं आ रही और टॉयलेट भी फ्लश नहीं हो रहा। वो केबिन वालों से कांटेक्ट करती है। वो बताते हैं किसी को भेज देंगे। बात खत्म होते ही उसकी फोन टॉयलेट में गिर जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ मैथ्यू आता है इसे ठीक करने के लिए। इसे ठीक करने पर जेनिफर उसे किस देती है, बस ऐसे ही ग्रैटिट्यूड के तौर पर। लेकिन मैथ्यू जो मेंटली इतना स्टेबल नहीं है, वो बिना पैसे लिए ही चला जाता है। वही दूसरी तरफ जॉनी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही वक्त बिता रहा है। इन्हें मैथ्यू के साथ हुई घटना के बारे में पता चलता है। जॉनी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे जरा भी भाव नहीं दी थी, जबकि उसने मैथ्यू को किस दी और इससे उसकी दोस्त उसकी और भी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। सच कहो तो इससे जॉनी की ईगो हर्ट हो जाती है। वो जेनिफर को बस एक सिटी होर समझ रहा है। फैसला करता है उसे सबक सिखाने की। इधर हमें यह भी पता चलता है उस रात दरअसल स्टैनली ने ही जेनिफर को रिकॉर्ड किया था। जेनिफर अपनी किताब लिखने में बिजी है। उसकी फोन काम नहीं कर रहा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर अपने स्पेशल गांजा फूंक के सो जाती है। रात लगभग खत्म होने को है। उसकी नींद खुल जाती है। बाहर किसी की चलने की आवाज आ रही है। वो देखती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता, तो वो अंदर चली आती है और फिर से जोरदार आवाज आती है। जेनिफर बाहर निकल कर देखती है किसी ने खिड़की पे मरी हुई पक्षी फेंका है। फिर उसके सामने ही मौजूद छोटी सी केबिन से आवाजें आती है। वो जाकर देखती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर से केबिन में वापस आ जाती है और देखती है उसके लैपटॉप पर जॉनी और उसके सारे दोस्तों की सेल्फी, और अगले ही पल वो सभी केबिन के अंदर चले आते हैं। ऑब्वियसली जेनिफर उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं सुनते। वो जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जेनिफर कई बहाने बनाती है ताकि वो यहाँ से चले जाए, जैसे कि कहती है उसने पुलिस को फोन की है, पर यह काम नहीं करता, क्योंकि मैथ्यू की वजह से उन्हें पता है उसकी फोन टॉयलेट में गिर गई थी। जॉनी उसे अपने साथ ड्रिंक लेने के लिए कहता है। जेनिफर ऐसा करने से मना करती है, तब जॉनी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। जेनिफर बार बार उनसे माफी मांगे जा रही है, उन्हें जाने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है शायद जॉनी को कल गैस स्टेशन में हुई घटना की वजह से बुरा लगा होगा, तो इसके लिए वो उससे भी माफी मांगती है बार बार। लेकिन जॉनी कहता है इससे उस घटना की कोई लेना देना नहीं है और अब ये साइकोपैथ उसके दांत देखना चाहता है। जेनिफर ऐसा करने से मना करती है, तब जॉनी जबरदस्ती करता है, जबकि दूसरी तरफ एंडी बार बार मैच स्टिक जलाकर उसकी तरफ फेंक रहा होता है। जेनिफर उसे अपनी दांत दिखाने के लिए मजबूर हो जाती है, पर जॉनी उसे और ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है। लेकिन अभी तक उसका मन नहीं भरा होता। वो अपनी बंदूक निकालता है और फिर इसे जेनिफर के मुंह के अंदर डालने लगता है और ऐसा फील करता है जैसे वो उसे ब्लो जॉब दे रही है। उनकी ये सारी हरकतें स्टैनली रिकॉर्ड कर रहा होता है बड़ी खुशी से। जॉनी के बाद एंडी भी ऐसा करने की कोशिश करता है अपनी सोडा बॉटल के साथ, लेकिन जेनिफर मौका मिलने पर उस पर हमला करके केबिन से भाग जाती है इन जंगलों की तरफ। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है लोकल शेरिफ स्टॉर्च और केबिन के मालिक आल से। जेनिफर इन्हें पूरी घटना बताती है। स्टॉर्च आल को वापस जाने के लिए कहता है, जबकि खुद जेनिफर को लेकर मामला सुलझाने केबिन में आता है। स्टॉर्च पूरी जगह की पुष्टि करता है, लेकिन यहाँ किसी की नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर काफी सारे अल्कोहल और थोड़े बहुत ड्रग्स के निशान हैं। इसीलिए स्टॉर्च उसकी सारी बातों को झुठला देता है। कहता है वो नशे में है और अनाप शनाप बातें किए जा रही है। किसी
ने भी उसे असॉल्ट नहीं किया है, वो सब बस उसका वहम है। जेनिफर उसे काफी समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता, बल्कि जेनिफर को सर्च करने लगता है, पर यह सर्च के नाम पर बस उसे असॉल्ट करने की कोशिश है। और अगले ही पल वो सारे लफंगे यहाँ चले आते हैं। पता चलता है ये सारे लोग मिले हुए हैं और स्टॉर्च इनकी लीडर जैसा है। फिर से वो जेनिफर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसे सेक्सुअली बहुत ज्यादा हरास करते हैं, इतना कि मैं दिखा भी नहीं सकता। और जब इससे भी उनका मन नहीं भरता तो वो मैथ्यू के जरिए उसकी रेप करवाना चाहते हैं। मैथ्यू ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी बातें यहाँ सुनने के लिए कोई नहीं है। जॉनी जेनिफर को मार देने की धमकी देता है अगर उसने ऐसा नहीं किया। मैथ्यू ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। सब जेनिफर को पकड़ कर रखते हैं जबकि मैथ्यू करता है रेप। इसके बाद जेनिफर घर से बाहर निकल जाती है और वो उसे जाने देते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो दोबारा उसकी पीछा करते हैं, उसे घेर लेते हैं और फिर एक के बाद एक ये सभी उसकी रेप कर देते हैं। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। ये सब खत्म होने के बाद जब पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड, नंगी, लड़खड़ा रहे पैरों के साथ जेनिफर लेक की तरफ जाने लगती है, ये भड़वे अभी भी उसकी पीछा किए जा रहे हैं। इस गंदी हरकत की सबूत मिटाने के लिए स्टॉर्च जेनिफर को मार देना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता जेनिफर अपने आप को लेक के हवाले कर देती है। वो कई मिनटों तक बाहर नहीं आती। इन्हें लगता है शायद टपक गई है। उसकी डेड बॉडी ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलती। स्टैनली के पास पूरे घटना की रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज है और वो टेप स्टॉर्च जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद केबिन के अंदर जेनिफर के जितने भी चीजें थे वो जला देते हैं। फिर अगले दिन स्टॉर्च केबिन की चाबी आल को लौटा देता है, कहता है जेनिफर चली गई है। अगले कई दिनों तक ये जेनिफर की डेड बॉडी की तलाश में रहते हैं, पर वो इन्हें मिलता नहीं है। मैथ्यू को बार बार जेनिफर के साथ हुई घटना याद आ रही है और उसे कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा है। कई महीने बीत जाते हैं। आल स्टॉर्च को बताता है किसी बारबरा नाम की लड़की ने मैसेज छोड़ा है, कह रही है किसी ने भी जेनिफर को महीनों से नहीं देखा। स्टॉर्च उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है वो खुद बारबरा से बात कर लेगा। दूसरी तरफ स्टैनली इन्हें बताता है कि उसका कैमरा किसी ने चोरी कर ली है। उसमें वो वीडियो टेप भी थी जिसमें जेनिफर के साथ हुई सारी घटनाएं रिकॉर्ड है। उस वक्त स्टॉर्च ने जो वीडियो टेप गाड़ी थी वो दरअसल दूसरी टेप थी। ठड़के स्टैनली ने पहले ही उसे बदल लिया था। यह सुनते ही जॉनी आग बबूला हो जाता है, इतना कि जिसमें स्टैनली झुलस जाता अगर एंडी उसे नहीं हटाता। उसी रात जॉनी की खिड़की पर कोई मरी हुई पक्षी फेंकता है। ऐसा 2-3 बार करता है, यहाँ तक कि एक बार जेनिफर की चप्पल भी। फ्रस्ट्रेटेड जॉनी बंदूक लेकर बाहर आता है। झाड़ियों में हलचल होने पर यहाँ आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ उसे रबर बैंड्स नजर आते हैं। उसे लगता है ये मैथ्यू का काम है, क्योंकि ऐसे रबर बैंड्स सिर्फ उसी के पास है। इधर स्टॉर्च के घर पर किसी ने वही वीडियो टेप भेजा है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पर इस बुरी बात की अच्छी बात यह है घर पे किसी ने ये वीडियो टेप अभी तक देखा नहीं है। स्टॉर्च देखने भी नहीं देता, सीधा चला आता है इन लफंगों के पास। वो स्टैनली को बहुत मारता है। जब उसे पता चलता है टेप उसने जानबूझकर अपने पास रखा था। इन्हें लगता है ये सभी मैथ्यू का काम है, इसीलिए स्टॉर्च किसी भी तरह से उसे ढूंढकर उसके सामने लाने के लिए कहता है। कुछ दिनों से इन्होंने भी उसे नहीं देखा। कुछ देर बाद स्टॉर्च और आल पहले की तरह शिकार पे आते हैं। तब मौका मिलने पर स्टॉर्च आल को टपका देता है, इसलिए क्योंकि उसे पता है जेनिफर यहाँ आई थी और अब वो लापता है। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं जो केबिन के पास लेक के किनारे खड़ा हुआ है। तभी उसे जेनिफर की आवाज आती है। वो दौड़ता हुआ केबिन के अंदर आता है, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर देखता है उसके सामने जेनिफर बैठी है। वो मैथ्यू को अपने पास बुलाती है। मैथ्यू उससे माफी मांगता है क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। जेनिफर ये जानती है, फिर भी रस्सी से उसकी गला घोटने लगती है तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इधर स्टैनली और एंडी मैथ्यू की तलाश कर रहे होते हैं। तब इन्हें म्यूजिक सुनाई देती है जो एंडी बजाया करता था। म्यूजिक की पीछा करते हुए ये एक पुराने केबिन के सामने आते हैं। एंडी केबिन के अंदर जाता है जबकि स्टैनली केबिन के आसपास मैथ्यू की तलाश कर रहा होता है। इस दौरान उसके सामने जेनिफर आती है। स्टैनली बड़ी ही सीना तानकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बियर ट्रैप में उसकी पैर फंस जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज से एंडी उसके पास आता है, लेकिन तभी पीछे से जेनिफर उसे बेहोश कर देती है और फिर स्टैनली को भी। होश आने पर एंडी देखता है वो एक बाथटब के ऊपर है जहाँ पाइप से पानी आ रही है। स्टैनली को पेड़ से बांध दिया गया है। जेनिफर उसे उसी की कैमरे से रिकॉर्ड कर रही है। इसके बाद स्टैनली के मुंह के अंदर एक मरा हुआ चूहा डाल देती है। उसे देखने का, रिकॉर्ड करने का बड़ा शौक था ना, तो जेनिफर कैमरे को ठीक उसके सामने रखती है और फिर फिशिंग हुक्स के जरिए उसकी दोनों आंखों को ऐसे खुला रख देती है। इसके बाद एंडी के पास आती है और बार बार उसकी सर पानी में डुबाने लगती है, क्योंकि उसने भी जेनिफर के साथ ठीक ऐसा ही सुलूक किया था। जेनिफर दोबारा स्टैनली के पास आती है और इस बार उसके चेहरे पर मछली की हथड़ियां लगा देती है और फिर से चली आती है एंडी की मेहमान नवाजी करने। स्टैनली खुद
खुद ही पानी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। तो जेनिफर पानी में एल्कलाइन डाल देती है, फिर उसके सीने के पास से ये लकड़ी हटा देती है। देखना चाहती है आखिर वो कितनी देर तक खुद को एल्कलाइन वाली पानी में डूबने से रोक सकता है। दूसरी तरफ स्टैनली के पास कौवे आना शुरू हो गए हैं। मछली की बू की वजह से ही वो उसकी दोनों आंखें निकालकर खा लेते हैं। वो ज्यादा देर जिंदा रहता भी नहीं है, टपक जाता है। इधर एल्कलाइन वाली पानी में बार बार डूबने की वजह से एंडी की चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गई है। वैसे टपक गया है ये कहना ही ज्यादा सही होगा। कुछ देर बाद जॉनी गैस स्टेशन पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है। दरअसल यह जेनिफर है। जैसे ही जॉनी उसके पास आता है वो उसे बेहोश कर देती है। होश आने पर देखता है वो एक पुराने केबिन में है, जहाँ उसे बहुत ही बुरी तरीके से बांध दिया गया है, पूरी तरीके से नंगा। दांत देखने का बड़ा शौक था ना इसे, तो जेनिफर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है और ये भाई साहब अपनी पैंट गीली कर देते हैं। वैसे इन्होंने पैंट पहना तो नहीं है। इसके बाद जेनिफर बंदूक निकालती है और उसके मुंह के अंदर डालने लगती है, जैसा उसने किया था। और फिर वो होता है जो मैंने सोचा भी नहीं था। जेनिफर उसकी हथियार काट के उसकी ही मुंह में डाल देती है। ऐसी सीन मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। दर्द में तड़प रहा जॉनी ब्लीडिंग की वजह से टपक जाता है। फिर जेनिफर स्टॉर्च के घर आती है, उसकी बेटी चास्टिटी की टीचर बनकर। टीचर की तरह ही स्टॉर्च से बातें करती है। जब उसे पता चलता है ये जेनिफर है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दौड़ लगाता है, मतलब अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ। वापस आने पर उसकी बेबी बताती है चास्टिटी उसके टीचर के साथ हैंसन पार्क गई है। स्टॉर्च पार्क की चप्पा चप्पा छानता है, लेकिन चास्टिटी उसे कहीं नहीं मिलती। और जब अपनी गाड़ी लेकर जाने वाला होता है तभी गाड़ी के अंदर बैठी जेनिफर उसे बेहोश कर देती है। उसे भी पुराने केबिन में ले आती है। उसके पिछवाड़े में बंदूक फिट कर दी गई है और जेनिफर उसे बार बार उसके अंदर डालने लगती है। ठीक ऐसा ही स्टॉर्च ने उसके साथ किया था। फिर बंदूक की ट्रिगर में एक स्ट्रिंग बांधकर सामने बैठा बेहोश मैथ्यू के हाथों में बांध देती है। स्टॉर्च रहम की भीख मांग रहा होता है, पर जेनिफर केबिन के बाहर मैथ्यू के उठने की इंतजार करने लगती है। इधर मैथ्यू उठ चुका है, स्टॉर्च को बचाने के लिए हिलता है और बस गोली चल जाती है, जो स्टॉर्च के पिछवाड़े से होता हुआ मुंह से निकलकर सीधा मैथ्यू के सीने में। दोनों की डेथ हो जाती है। बाहर बैठी जेनिफर की मुस्कान के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।